हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी पे अगर हम बात करें ज्योग्राफी के टॉपिक पर, तो हमारा विश्व का भूगोल चल रहा है और विश्व के भूगोल में हमने कल एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने सौरमंडल को समझा, सौरमंडल के बाद हमने सूर्य को समझा, सूर्य से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने समझा। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड यानी सौरमंडल में, वो रहेगा ग्रह। और मैं अगर बात करूं कल के वीडियो की यानी पिछले वीडियो की, अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइए, किसी भी बिना झिझक के। मैं अपना नंबर वीडियो के दौरान दे देता हूं, एक बार मैं फिर से दे देता हूं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर कभी भी 9074715365 इस पर आप मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहा है मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हमने इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी कराई। इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरी ख़त्म करी। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम फिनिश करेंगे पूरा, बीच में कुछ नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने पहले वीडियो पे आपसे बोला था कि मैं बीच में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इतने डीप में इतने कंटेंट, इतने कुछ भी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। और मैं उन स्टूडेंट को फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप क्लास लेने आए हैं, वो जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी चीज़, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके लिए, जिसमें ज्योग्राफी सिलेबस में होता है। तो वही अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रह्मांड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ब्रह्मांड से बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते, अब वो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछने लगे हैं ब्रह्मांड से, ठीक है ना। तो बस आप लोग जैसा कि आप पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि करंट अफेयर से कंटेंट से क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन निकालना है अपने मतलब के, कैसे अपनी टेस्ट सीरीज बनाना है, सब चीज़, और खुद के नोट्स बनाना है। और यहाँ पर मैं जो पढ़ाता हूँ उसके बाद जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक कंटेंट को मैं PDF के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी चीज़, किसी भी टॉपिक या किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना, ओके। चलिए, आज हमारा टॉपिक है ग्रह यानी प्लैनेट। अब ग्रह होते क्या है वो समझिए, इसमें सब चीज़ हम समझेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। किन को माना जाएगा? अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आपको याद होगा प्लूटो नामक एक ग्रह था जिसको 2006 में ये सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का। उसमें प्लूटो को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। वो इस लाइन का पालन नहीं कर रहा था। क्या पालन नहीं कर रहा था? कि अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा ना करते हुए वो दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, ठीक है। फिर अगला क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंड जैसे उल्का पिंड,
क्षुद्र ग्रह धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें चंद्रमा बन जाएं। चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आ रही ये लाइन? आपको समझ में आई? दूसरी लाइन में अगर आपको दुविधा है तो मैं फिर से समझाता हूँ। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर लें या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दें या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाएं, जैसे कि उपग्रह बन जाएं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ऐसे खगोलीय पिंड, तीसरा कारण क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। ठीक है। चौथा, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। पांचवा क्या है? ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। सॉरी, फिर अगला छठवा, वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। ये छठवा नहीं है, ये अलग है ना, जिनका वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य से, एक मिनट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध ग्रह को, जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय 88 यानी 88 दिन लगाता है। अब जो चीज़ पास होगी, जैसे ये सूर्य है तो इसको यहाँ से कम समय लगेगा क्योंकि ये पास में। अब कोई दूर होगा तो उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। इसकी कच्ची गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में ये 50 किलोमीटर प्रति सेकंड भी दिया गया है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तापांतर का मतलब क्या होता है? दिन और रात का तापांतर। ठीक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है। ऐसा कुछ करंट अफेयर, इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे करा दिया है आपको, है ना। आपके मन में मुझे पता है क्या डाउट आ रहा होगा, वो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ये खत्म ना करा दूं, है ना। दूसरा क्या है? शुक्र। ये सूर्य, ये है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये सूर्य। इसको अच्छा बना देता हूँ, बढ़िया ड्राइंग। ओके, ये सूर्य हो गया। इसमें पहला पॉइंट क्या, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देता है, जिसके कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। शुक्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व यानी डेंसिटी और व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी के लगभग बराबर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रंग में पृथ्वी के समान है, तापमान में पृथ्वी के समान। तो ये आप यहाँ पर, आपको ये 3 चीज़ यहाँ पर दी गई हैं।
शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। अब एक चीज़ आपके मन में आएगी, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी बुध का टेम्परेचर शुक्र के मुकाबले कम है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कहीं कहीं आपको दिया जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड नहीं है। आयरन ऑक्साइड इसलिए नहीं है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है मंगल पर, इसलिए वो कैसा दिखता है, लाल ग्रह दिखता है, ठीक है। फिर क्या है, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत होती है। जो शुक्र और जो अरुण है वो अन्य ग्रहों के विपरीत अपनी सूर्य की परिक्रमा करती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम, ऐसे, अर्थात दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, जबकि अन्य ग्रह करते हैं वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व। बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 225 दिन, कहीं कहीं 255 भी दिया रहता है। इसका जो घूर्णन काल अपनी जगह पर जो घूमता है 243 दिन, अर्थात हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं, ठीक है। फिर अगला ग्रह है हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरे स्थान पर आता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण आकार भू आप कहा जाता है। इसका जो आकार है वो कैसा हो जाता है, भू आप, गोलाकार नहीं है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और चारों ओर एक परिक्रमण, मतलब परिक्रमण इसका जो काल है वो कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 दिन 46 सेकंड, लगभग ये 6 घंटे हो जाते हैं। तो 6 घंटे मिलकर 4 साल में क्या बना देते हैं, एक दिन बना देते हैं। तो यही क्या होता है, 4 साल बाद, 3 साल बाद, चौथी साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अर्थात 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र, वरुण ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जब कराऊंगा पृथ्वी की उत्पत्ति इसको और डीप में हम पढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए अगला क्या है, अगला है मंगल ग्रह। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा, सूर्य की दूरी से चौथे क्रम पे आता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। देखो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य है
सूर्य के पास मंगल तक जितने भी ग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। पहली बात तो क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह, ठीक है ना। और दूसरा कहा जाता है इनको आंतरिक ग्रह। जो मंगल के बाद जितने भी ग्रह होंगे, जैसे वरुण हो गया, अरुण हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सब कैसे गैसीय ग्रह हैं। कैसे हैं? गैसीय। और बाहरी ग्रह। क्लियर? मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, ये आयरन नहीं है, आयरन है, की अधिकता होने के कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस विद्यमान है। अपने अक्ष पर पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये 25 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी के समान लगभग अवधि, मतलब दिन और रात होते हैं यहाँ पर। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीवोस। डीवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जल्दी जल्दी हो रहा तो आप, जैसे आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस, मतलब सौरमंडल में जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो ओलंपस मॉन्स। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पर ये दोनों मौजूद हैं। ठीक से, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, क्योंकि ये पृथ्वी पर नहीं है। हम, और जो माउंट एवरेस्ट है वो पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा क्या है? निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर है। तो ये हमारे कुछ ग्रह थे, अभी पूरे ग्रह हमने फिनिश नहीं किए हैं। इसके बाद ग्रहों के ख़त्म करने के बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति समझेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे। फिर हम विश्व की नदियाँ पढ़ेंगे, विश्व के पर्वत पढ़ेंगे, विश्व के मरुस्थल पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे छूटने नहीं दूंगा। ओके, चलिए, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। और जैसा मैंने आपको बताया था वैसे क्वेश्चन नोट पे अपनी टेस्ट सीरीज बनाइए, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।